हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके, अगर मैं बात करूँ तो पहले तो आते नहीं थे, लेकिन 2 साल से आपके क्वेश्चन इस तरीके के, मतलब साइंस से रिलेटेड, 6 to 8th क्लास की साइंस की बुक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, मतलब ईवीएस का लेवल ना इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है। सिर्फ यही चेंज आया है सीटेट में या ईवीएस में कि ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिलेंगे, और आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे जो प्राइमरी लेवल की बुक्स हैं ईवीएस की, और आपको क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार और पिछली बार भी आए थे, उससे पिछली बार भी 2 साल से आ रहे हैं आपके क्वेश्चन इस तरीके के। ठीक है, तो आप इस मतलब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। अगर आपके पास कोई ईवीएस की बुक हो तो आप वो पढ़ लेना, अपर लेवल की, मतलब सेकेंडरी लेवल की, और नहीं तो ये क्वेश्चन मतलब ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमारा आज ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सीटेट के लिए मेनली, मतलब अब जो सीटेट में के एग्ज़ाम में जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना नए पैटर्न पर, ये उसी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। तो ये वायरस से जो रोग होता है यहाँ पे सिर्फ एक ही है, ज़ुकाम। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। ठीक है, कोल्ड। ये जो मतलब टाइफाइड है, सल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु होते हैं ना, उससे होता है। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा है ये, इससे। ठीक है, ये सब जीवाणु से होने वाले हैं। जो वायरस से हो रहा है तो वो ज़ुकाम है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? मतलब अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए आवश्यक कैल्शियम और विटामिन डी है, ये तो सब जानते हैं। फोर्थ ऑप्शन विटामिन डी और कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ठीक है, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना आंतरिक, वो लीवर है। और लीवर को जैव रासायनिक लेप भी कहा जाता है, अगर आप जानते हो। यूरिया का निर्माण भी लीवर में ही होता है। ठीक है, और लीवर का 1400-1600 ग्राम इसका वेट होता है अडल्ट में। ठीक है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो ये है टाइफाइड। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन रहे हैं 2 साल से सिर्फ। इससे पहले तो आपके एनसीईआरटी से बुक, मतलब जो प्राइमरी लेवल की जो ईवीएस की बुक है, सिर्फ वहीं से क्वेश्चन बनते थे। बट 2 साल से इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हों तो आप समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहे हैं। ठीक है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारू जनजाति रहती है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? तो यह होता है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, 7 से कम होता है। ठीक है, एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइम या हार्मोन्स, ये प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की सबसे मतलब हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है ना, कोशिका, वो प्रोटीन की ही बनी होती है। मानव रक्त का रंग लाल होता है, तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। बी ऑप्शन सही है आपका। मतलब हम क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जस्ट 10-12 दिन है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आप 2-2 घंटे की वीडियो देखो, तब आप, मतलब इतना टाइम आपके पास नहीं है। आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, और इससे आपको मतलब ये हेल्प मिल जाएगी कि आपको खुद से क्वेश्चन छांटने नहीं पड़ेंगे। पूरी बुक पढ़ोगे आप, फिर उसमें से जो मेन क्वेश्चन है वो निकालोगे। ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ना एनसीईआरटी और एससीईआरटी के, वही हैं। ठीक है, तो ये क्रक्स कह सकते हो आप।
NCERT और SCERT का। ओके, मानव की आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो यह आपका सही अवतल लेंस का प्रयोग करके आप जो निकट दृष्टि दोष है उसको सही कर सकते हो। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा हो। पारा अधिक जिस मछली में पाया जाएगा ना, उससे आपको मिनी माता रोग हो जाएगा। चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर, सी ऑप्शन सही है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र से। ठीक है, सी ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आमों का राजा आम, जिसका मौसम्बी है, जो मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है भी। ठीक है, कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। कामाख्या मंदिर असम में है। थर्ड ऑप्शन। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये गोवा में है। ठीक है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल। ठीक है, नॉर्मली ये सबके घरों में मिलती होगी, ये सब रखते हैं। अगर बुखार वगैरह हो जाए, आपको फीवर हो जाए, तो आप ये ले सकते हो पैरासीटामोल। ये लीवर के लिव 52। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो ये है आपका इथाइलिन, जो मतलब फलों को पकाने में सहायता करता है, इथाइलिन। डी ऑप्शन सही है। प्लेग है विषाणुजनित, प्लेग एक जीवाणुजनित बीमारी है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है प्लेग। ये कवक जनित, मतलब कवक से होता है, ये कवक जनित रोग है। मतलब जैसा कि हो गया आपका दाँत, खाज, खुजली, इस तरीके की बीमारी, या गंजापन, इस तरीके की ये कवक से होती है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, तो इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में अनुपस्थित अंग है तारक का स्टार बॉडी। डी ऑप्शन। ठीक है, ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। जो प्लांट सेल होती है ना, उनमें जो पादप कोशिका है, ये ऑर्गेनेल्स ये नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो यह है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, तो यह है प्रोटीन। बी ऑप्शन सही है। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, तो यह है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, पैरामीशियम। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल है। ठीक है, बी ऑप्शन। और कितने अमीनो अम्ल होते हैं? मतलब टोटल 20। इसमें 10 तो होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, जैसा मैथ्योनिन है और हिस्टाडीन, ये मतलब इस तरीके से 10 तो जो आवश्यक हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक अम्ल हैं, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वे तो हो गए आवश्यक अमीनो अम्ल। और जो हमारे शरीर में मतलब खुद ही डेवलप हो जाता है, हमारे शरीर को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनकी वो अनावश्यक अमीनो अम्ल में आते हैं। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज है
हेक्सोस शर्करा का, हेक्सोस शर्करा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो ये है एथिलीन। एथिलीन का नॉर्मली प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए, एथिलीन। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। सी ऑप्शन सही है आपका। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपकी अस्थि प्रभावित होती है, ठीक है। रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया होता है अडल्ट्स में और ऑस्टियोपोरोसिस होता है वृद्धों में, ठीक है। रिकेट्स बच्चों में होता है जो विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी बनता है, ये मिलता है आपको फ्री में अगर आप धूप में बैठ जाओ थोड़ी देर, सन से मिलता है, ठीक है। विटामिन बी में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? विटामिन बी में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो विटामिन बी में होता है कोबाल्ट 16, ठीक है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B1 का, नियासिन B3 का, और फॉलिक एसिड बोलते हैं विटामिन B9 को, और विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। विटामिन B9 की वजह से होता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, और विटामिन B12 की वजह से के कारण होता है पर्नीशियस एनीमिया। अगर आप याद रख पाएँ तो ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं विटामिन बी से रिलेटेड। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206, है ना। तो सबको पता है जो मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं 206 होती हैं, लेकिन बच्चों में अगर पूछ लें कि तो बच्चों में होते हैं 300, ठीक है। औसत मानव मस्तिष्क का वज़न होता है? तो यह होता है 1.36 kg। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सांप में होती है सबसे अधिक पसलियाँ, स्नेक में। और हमारे मतलब इंडिया में कितने प्रकार के सांप जहरीले पाए जाते हैं ये भी पूछ लेते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पीछे आ चुका है। तो 4 प्रकार के होते हैं, दुबोई है और अफवाई है, इस तरीके से 4 प्रकार के सांप हैं जो जहरीले हैं इंडिया में। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वज़न लगभग कितना होता है? हृदय का हार्ट का होता है आपका 300 ग्राम, ठीक है। और लीवर का 1400 से 1600 ग्राम, लीवर का अगर हमसे पूछें तो स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर, ठीक है। और उसका वज़न होता है 1400 से 1600 ग्राम। आयोडीन की कमी के कारण होता है कि तो घेंगा होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा बीमारी हो जाती है, थायराइड बढ़ जाती है मतलब। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, यह है मेलानिन पिगमेंट, ठीक है। त्वचा एवं बालों का रंग मेलानिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। ज़्यादा मेलानिन तो इंसान थोड़ा ब्लैक होगा, मतलब ब्रिटिश होगा, जैसा कि इंडिया में मोस्टली पीपल ब्रिटिश ही है ना। तो अगर कोई गोरा है तो उसमें मेलानिन पिगमेंट कम पाया जाता है, ठीक है। और मेलानिन जो पिगमेंट है ये हमें यूवी रेज से बचाता है, मतलब कैंसर से बचाता है। जो स्किन कैंसर होता है ना, वो जिनमें मेलानिन पिगमेंट कम होता है, मतलब जो गोरे होते हैं उनको ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जो ये शरीर पे पाए जाते हैं तिल वगैरह, तो ये भी मेलानिन वर्णक के कारण ही होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है? व्हाट इज़ न्यूरॉन? तो न्यूरॉन एक तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन।
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ठीक है। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो पीलिया होता है यकृत के। जब आपका लीवर का सही से काम नहीं करता तो आपको पीलिया हो जाता है, आपका कलर भी पीला पीला हो जाता है। ठीक है। दुग्ध शर्करा है, तो दुग्ध शर्करा एक लैक्टोज शर्करा है। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ से ही है आपका। दांत और हड्डियाँ किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं? तो कैल्शियम से प्राप्त करती हैं। मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं दांत और हड्डियाँ कैल्शियम से। और इसका भाई एक और है, कौन है वो? विटामिन डी। ठीक है। यदि दुर्घटना स्थल पर रक्त जांच की सुविधा न हो तो किस समूह का ब्लड चढ़ना चाहिए? ओ सर्वदाता है। ठीक है। मतलब जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, वो किसी को भी दिया जा सकता है बिना चेक किए भी। चाहे जो ब्लड लेने वाला है तो उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, हम मतलब ज़्यादा उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ अगर डोनर ओ है, ओ पॉजिटिव, तो आप दे सकते हो ब्लड। ये राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे भारत का, राष्ट्रीय ध्वज है, ये तो आप सब जानते होंगे, है ना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग की क्षितिज पट्टियाँ होती हैं। इन 3 रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ठीक है। और ये बीच में होता है अशोक चक्र, जिसमें होती हैं 24 तिल्लियाँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब ध्वज से रिलेटेड, हमारे फ्लैग से रिलेटेड। तो ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2.3 होता है। ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तिल्लियाँ बनी होती हैं। ठीक है। नॉर्मली इसमें से आपसे यही पूछा जा सकता है कि कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 तिल्लियाँ होती हैं। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। अशोक स्तंभ से लिया गया, ये पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। 24 तिल्लियाँ होती हैं और इसका अनुपात होता है 2:3। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि कब अपनाया था, ये पूछा जा सकता है आपसे कि 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य का, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग देश की समृद्धि तथा उर्वरता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय गान, तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। यह गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ? कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत गान को पढ़ने या गाने में 52 सेकंड लगते हैं। ठीक है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि 52 सेकंड लगते हैं। तो बेसिक बिल्कुल नॉर्मल हुआ है कि सभी जानते होंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत, अब कुछ पॉइंट भारतीय राष्ट्रीय गीत से रिलेटेड हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में आप सब जानते होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है, जो कि उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया है। मतलब ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और इनके बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना संस्कृत में की थी। ठीक है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। 1906 में।
कब गाया गया था राष्ट्रीय गीत, और राष्ट्रीय गान कब गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ये, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वे भी देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ, जो मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाया गया स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, मतलब ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय गीत के 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को। तो ये हैं। अब हम देखेंगे कि सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, मतलब पुरस्कार, ये राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, इससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है, चांस है पूछे जाने के। ठीक है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, भारत रत्न सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न सम्मान राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इन राष्ट्रीय सेवाओं में विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र और तमगा यानी कि मेडल दिया जाता है। इस पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती। भारत रत्न में मतलब कोई आपको धनराशि नहीं दी जाती, सिर्फ प्रमाण पत्र दिया जाता है और तमगा मेडल मिलता है आपको। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, मतलब पुरस्कार से रिलेटेड। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रीय पशु। अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है, पैंथेरा टाइग्रिस, ये याद रखना। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1947 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस होता है, पावो क्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस और बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस। ये याद रखना, मतलब आप कुछ पॉइंट। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था, और टाइगर को कब? 1973 में, अप्रैल 1973 को टाइगर को मतलब राष्ट्रीय पशु बनाया गया, और पक्षी 1963 में, मतलब पक्षी को पहले ही राष्ट्रीय पक्षी, मोर को पहले ही राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिल चुका था। राष्ट्रीय पुष्प है हमारे यहाँ का, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का वानस्पतिक नाम निलंबियन न्यूसिफेरा होता है। ठीक है, निलंबियन न्यूसिफेरा, कमल का वानस्पतिक नाम निलंबियन न्यूसिफेरा। तो राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी, तो आप सब जानते होंगे। बच्चे मतलब अभी तो बेसिक से ही छोटे बच्चों को ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं ना। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है।
ओलंपिक में मतलब भारत ने ना लगातार 6 पदक, स्वर्ण पदक जीतते तभी से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी बन गया था। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना जाता है। सरकारी वेब पोर्टल पर माना जाता है, लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय नहीं मानते इसको। ठीक है, किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं देता। बरगद या वटवृक्ष है, मतलब ये राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा। बरगद या वटवृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। यह एकता तथा दृढ़ता का प्रतीक है। बरगद का वानस्पतिक नाम फिकस बेंगलेंसिस होता है। फिकस बेंगलेंसिस होता है, तो आप ये इसका रासायनिक नाम याद रखें। राष्ट्रीय लिपि, भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी लिपि है और भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये पॉइंट आप याद रखें। और भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। भारत की राष्ट्रीय नदी, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है, ये आप सब जानते हैं। और हिंदू धर्म में ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिम से निकलती है, जहाँ पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट खास है कि इसको जहाँ से निकलती है मतलब गंगोत्री से, तो वहाँ पे इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है, जिसमें आगे चलकर अन्य नदियाँ जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा मिलती हैं। देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इसके आगे इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और जो अलकनंदा नदियाँ हैं उनका संगम हो जाता है और इसके बाद इसे गंगा का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ हमारे राष्ट्रीय विरासत पशु हैं। अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। ये पॉइंट खास है कि हाथी को कब 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। हाथियों की घटती संख्या के कारण उनके बचाव हेतु ही हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। हाथी से रिलेटेड तो काफ़ी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं प्राइमरी लेवल की, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हर साल। इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, कि हाथी मतलब कितना खाना खाता है या कितने साल जीवित रहता है, या झुंड में सिर्फ हथनी और बच्चे ही रहते हैं, मेल हाथी झुंड में नहीं रहते, वे थोड़े बड़े होने पर झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। इस तरीके के कुछ पॉइंट हैं हाथी से रिलेटेड, तो आप वो देख लेना अच्छे से। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। मीठे पानी की डॉल्फिन जलीय जीव है भारत। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। कब किया है? 18 मई 2010 को। ठीक है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटपन्न जंतु है जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। इसे वन्य जीवन अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। भारत के राष्ट्रीय पिता हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया था, तब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, कब से? 30 जनवरी 1948 के बाद से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। सबसे पहले किसने ये मतलब राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी थी गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी 1944 में। ठीक है,
भारत की राजभाषा भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आप क्लियर रखें अपने माइंड में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा मात्र है। ठीक है, भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जो हैं हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मितई, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये कुछ 22 भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, तो रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। ये पॉइंट याद रखने का है इसमें सिर्फ कि 15 जुलाई 2010 को ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। भारतीय रुपया चिन्ह 2010 को जारी किया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है ना। आम का राष्ट्रीय फल है जिसका रासायनिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका आम का रासायनिक नाम है जिसका अब सीज़न भी है। इसके सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है आम को। ठीक है, फलों का राजा आम, जिसका रासायनिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय पंचांग, तो ये भी देख लेते हैं। चलो, हो सकता है इससे भी कुछ पूछ लें। वैसे मुझे नहीं लगता है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन बन जाए आपके एग्ज़ाम में। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक सम्मत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। चैत्र, ये इंपॉर्टेंट है कि चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना है। चैत्र। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ये इम्पोर्टेंट, ये मतलब यूपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, लेकिन ये आपसे सीटेट में नहीं पूछे जाएंगे। तो हमने जितना डिस्कस किया है यही इतना आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये NCERT और SCERT से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मतलब चाहो तो आप बुक से पढ़ के क्वेश्चंस निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 10 से 12 ही दिन है, तो आप इसका एक क्विक रिवीजन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये थे आपके सीटेट के लिए जो ईवीएस में 5 से 7 क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है क्या नहीं, इस बार 2 साल से आ रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सीटेट में, नहीं तो यूपी टेट वगैरह जो अदर टेट होते हैं उसमें तो आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बट सीटेट में अब से पहले नहीं आते थे। सिर्फ 2 साल से ही आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए ना 2 सीटेट के, उनमें पूछे गए हैं। ठीक है डियर, तो आप आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप पढ़ रहे होंगे। और इससे रिलेटेड मतलब कुछ NCERT और SCERT सेलेक्टेड क्वेश्चन ही हम EVS के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।